गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। क्योंकि ये बताया था हमने कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बैटरी बनाने का टारगेट होता है कि मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो सपोज कर लो कि हमारे पास n सेल्स हैं जिनके सेम ईएमएफ ई है और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस R है और सबको सीरीज आर्डर में ऐड किया गया है। सीरीज आर्डर में ऐड करने का क्या मतलब हुआ, जिसे सपोज कर लो ये हमारा एक सेल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ऐड कर दें, फिर इसके दूसरे वाले के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को तीसरे के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ऐड कर दें। तो इस तरीके से जितने भी सेल हमें दिए गए हैं इन सबको एक दूसरे से ऐड करते चले जाए। फाइनली चूंकि n सेल हैं तो नंबर्स ऑफ काउंटिंग तो यहाँ पर ऐसे हो नहीं पाएगी। इस सेल को हमने कंबाइन कर दिया और कितने सेल कंबाइन किए हैं, यहाँ पर हमने n सेल कंबाइन किया है। इसके बाद हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वायर वगैरह कनेक्ट किए होंगे, की वगैरह हम करना चाहें लगाना चाहें लगा दें। ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल हो गया। ठीक है, अब इन सब में करंट जो फ्लो होगी ऐसे ही फ्लो होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि एक बैटरी बन गई है। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। हमने क्या कहा कि ईच सेल हैव सेम ईएमएफ और कह लो ई है एंड हैव सेम इंटरनल रेजिस्टेंस R। सबका ईएमएफ ई है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो अगर 1 कूलम का चार्ज जैसे फ्लो होता है तो क्लियर सी बात है जितने सेल हैं सब के सब ई अमाउंट ऑफ चार्ज, ई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 1 कूलम के चार्ज। क्योंकि हमने बताया था ईएमएफ ई का मतलब ही होता है कि 1 कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए सेल द्वारा दी गई एनर्जी। तो चूंकि सीरीज आर्डर में सारे सेल कनेक्ट हैं तो सारे सेल ही अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो 1 कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए यहाँ पर अगर देखें E प्लस ई प्लस ई प्लस ऐसे ही हमें क्या करना होगा, n बार E को ऐड कर देंगे तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी मिल जाएगी। इनको ही हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कह देंगे। एक हिसाब से बैटरी बन गई। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स या कह लें बैटरी जो हो जाएगी दैट इज ई टोटल कह दें, ये हो जाएगा एन ई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। क्योंकि ये सब सीरीज आर्डर में है तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम कह लें R टोटल है तो R प्लस R अप टू n टाइम, ये भी क्या हो जाएगा NR हो जाएगा। देन करंट इन सर्किट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन E टोटल अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस R टोटल। अब अगर ये वैल्यू हम R टोटल की वैल्यू और E टोटल की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन R प्लस NR। ठीक है, अब अगर पूरी इक्वेशन को हम n से डिवाइड कर दें तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं E अपॉन R अपॉन n प्लस R। ठीक है, इफ R be
वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स जो है दैट बी वेरी लेस देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उस केस में आर बाई एन प्लस आर नियरली इक्वल टू होगा आर बाई एन के। देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये केस फर्स्ट कह लो जो भी बता रहे हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आर अपान एन, देन एन ई अपान आर। मतलब अगर हम एक सेल लगाए होते तो करंट ई अपान आर होता, एन सेल हमने लगा दिया, करंट एन टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो करंट इंक्रीज हो गया, इसलिए जो है सीरीज आर्डर में सेल को तभी कंबाइन करना चाहिए जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, तभी हमें करंट गेन होगा। ठीक है, ये चीज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सेल्स को सीरीज आर्डर में तभी ऐड करना चाहिए जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, तो हमें करंट गेन होगा और सीरीज आर्डर में ऐड करना चाहिए। ठीक, यहीं पर हम सेकेंड कंडीशन ले लें, इफ आर इज मोर देन आर, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, आर प्लस एन आर नियरली इक्वल टू एन आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे आई इज इक्वल टू एन ई अपान एन आर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपान आर आएगा। क्या हुआ, सेल तो उतने ही थे, लेकिन यहाँ पर करंट क्या हो गया, जितना करंट एक सेल के कारण फ्लो होता सर्किट में, उतना ही एन सेल को कनेक्ट करने के बाद फ्लो होगा। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बेहतर होगा। तो क्या इस टाइम सेल को सीरीज आर्डर में ऐड करना कोई फायदा होगा? कुछ नहीं, कोई गेन नहीं होगा, केवल वेस्टेज ही हो गया। हम एन सेल ऐड कर दिए, फिर भी करंट नहीं इंक्रीज हुआ। तो इसलिए हमेशा ये दिमाग में पुट करना चाहिए, रखना चाहिए कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का ज़्यादा होता है तो उनको कभी भी सीरीज आर्डर में ऐड नहीं करना चाहिए। क्लियर, सीरीज आर्डर में कभी हम सेल को ऐड करेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब ऐसे ही सेल्स का हम पैरेलल ऑर्डर में ऐड करें तब क्या होगा, तो तुम लोग देखोगे इसका जस्ट अपोजिट रिजल्ट निकल करके आता है कि जब जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हमें पैरेलल ऑर्डर में ऐड करना चाहिए। अभी देखो फॉर्मूला यहाँ पर आता है। सेम चीज है, हम यहाँ पर कंसीडर कर ले रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल है एन सेल और सबका ये ही है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। फर्क कितना है कि इनको हम पैरेलल ऑर्डर में ऐड करने चल रहे हैं। तो पैरेलल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी सेल हमें प्रोवाइड किए गए होंगे सबके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एक पॉइंट से और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को दूसरे पॉइंट से ऐड कर देंगे। ये एन सेल हैं, सबके हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दें और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को दूसरे पॉइंट से ले जा करके कनेक्ट कर दें। इस तरीके से जितने भी सेल हमारे पास होंगे सब के सब पैरेलल ऑर्डर में ऐड हो गए। ठीक, सबका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर है। क्लियर, और फिर ये जो दो पॉइंट बने, मतलब अब ये हमारा क्या हो गया, बैटरी बन गया, और ये पॉइंट हमारा बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये पॉइंट जो होगा बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और देन इसको हम टर्न सर्किट में या रेजिस्टेंस से ले जा करके इस तरीके से ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे सर्किट आर्डर में ऐड हो गए।
पैरेलल ऑर्डर में। पैरेलल ऑर्डर में ऐड करने के लिए हमें बताया कि जितने भी सेल हमें प्रोवाइड किए गए हों सबके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ले जाकर एक पॉइंट से नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ले जाकर दूसरे पॉइंट से ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जो पहला पॉइंट हमारा होगा ये कह सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। क्लियर। अब इसका मतलब यहाँ पर सारे सेल्स करंट फ्लो होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हर पाथ से सारी पाथ, यहाँ जितने सेल हैं उतने पाथ बन गए करंट को फ्लो होने के लिए। फाइनली ये जरूर है कि यहाँ पर ऐड होकर एक करंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हर पाथ में 1 कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए ई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल एनर्जी जो सारे सेल मिलकर प्रोवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, एन ई। लेकिन कितने कूलम, 1 कूलम यहाँ से, 1 कूलम यहाँ से, 1 कूलम यहाँ से, जितने भी पाथ है हर पाथ से 1 कूलम के चार्ज फ्लो होंगे। इस तरीके से अगर पूरी बैटरी की बात करें तो पूरी बैटरी एन कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए एन ई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 1 कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी दैट इज ईएमएफ। तो यहाँ पर अगर हम ई टोटल फाइंड करेंगे, ई टोटल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा एन ई अपान एन कूलम का चार्ज। बताया मैंने एन ई तो टोटल गिवन एनर्जी बाई द सेल्स जो हो जाएगा वो एन ई हो जाएगा। लेकिन जितने पाथ है उतने 1 कूलम के चार्ज भी फ्लो होंगे, तो एन पाथ यहाँ पर बने, एन कूलम का चार्ज भी फ्लो हो रहा है सर्किट में। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 कूलम के चार्ज को फ्लो होने में कितनी एनर्जी, अब यहाँ पर सेल कितना बैटरी आएगी, बैटरी कितनी एनर्जी देगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी को नंबर्स ऑफ कूलम जो कि एन कूलम में उसे हम डिवाइड कर दे तो हमें टोटल ईएमएफ मिल जाएगा। और यहाँ पर ई टोटल जो होगा वो ई के इक्वल होगा, दैट इज एक सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। हमें ये करने की जरूरत नहीं है, सेल का ईएमएफ तुम्हें पता चल गया, बैटरी का ईएमएफ पता चल गया, इतना एक सेल का ईएमएफ है उतना ही पूरी बैटरी का ईएमएफ है, ठीक। इसको कह रहे इक्वेशन 1 है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखें तो सब पैरेलल ऑर्डर में है, क्योंकि सेल्स जब पैरेलल ऑर्डर में है तो रेजिस्टेंस भी पैरेलल ऑर्डर में ही होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना हो 1 अपान आर टोटल क्या हो जाएगा, 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर एंड सो ऑन 1 अपान आर कितनी बार, एन सेल है तो एन बार हो जाएगा। तो 1 अपान आर टोटल जो होगा एन अपान आर के इक्वल होगा, देन आर टोटल जो हो जाएगा आर बाई एन के इक्वल हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है आर बाई एन आएगा सर बैटरी का, ठीक है। अब इसमें जो मेन करंट हमारा जो आई है, आई इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हें पता ही है, ई टोटल अपान कैपिटल आर ये, ठीक। और इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा ई आर प्लस आर बाई एन, ये करंट होगा इस केस में। अब यहाँ देखते हैं कब करंट गेन होगा। फर्स्ट कंडीशन ले लें, इफ आर इज मोर एंड मोर लेस देन आर, ठीक है। अगर ये आर बहुत लेस है तो उस केस में आई क्या होगा, तो क्लियर सी बात है कि इस केस में आर प्लस आर बाई एन जो होगा नियरली इक्वल टू आर होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा है ही, फिर उसको एन पार्ट डिवाइड कर दिए तब इंटरनल रेजिस्टेंस बात करें बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, नेगलिजिबल हो जाएगा। अब इस केस में जब करंट आई करंट आई इक्वल टू आएगा ई अपॉन आर। क्या इस केस में करंट गेन हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि करंट उतना ही फ्लो होगा जितना कि एक सेल से फ्लो होगा, नो करेंगे। इसका मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है सेल को तो उनके वो पैरेलल ऑर्डर में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि करंट गेन नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, इफ आर इज मोर देन आर, जब आर इज मोर देन आर होगा तो आर प्लस आर बाई एन जो होगा नियरली इक्वल टू आर बाई एन हो जाएगा। और इस केस में करंट जो होगा आई ई अपान आर बाई एन, और ये ऊपर चला जाएगा एन ई अपान आर।
यहाँ क्या हो गया, करंट गेन हो रहा है। एक सेल के करंट निकालते ई अपॉन आर आता है, यहाँ पर एन टाइम करंट हो गया। इसका मतलब करंट गेन हो रहा है, किंतु अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस केस में सेल्स को हमें जो है हमेशा पैरेलल ऑर्डर में ऐड करना चाहिए, तभी करंट गेन होगा। ठीक है, तो आशा करते बच्चों समझ में आया होगा। अभी हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का एक मिक्स ऑर्डर बताएंगे। उसके बाद चूंकि यहाँ पर जो भी हमने फार्मूले डिफाइन निकाले हैं वो सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के निकाले हैं। एक कॉम्बिनेशन और दिखाएंगे जिसमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। उस केस में किस तरीके से सेल को हमें कंबाइन करना चाहिए, इसके लिए फार्मूला डिराइव कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसे बताएंगे। आशा करते हैं इतना समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।